नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय अवकल समीकरण का भाग 6 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था प्रथम घात एवं प्रथम कोटि वाले अवकल समीकरण के हल ज्ञात करने वाली विधियां, जिसमें कि हमने समघातीय अवकल समीकरण विधि सीखी थी। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रैखिक अवकल समीकरण विधि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की जो 3 प्रकार की विधियां हैं, वो है पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण विधि, दूसरी है समघातीय अवकल समीकरण विधि और तीसरी है रैखिक अवकल समीकरण विधि। तो आज हम जानेंगे रैखिक अवकल समीकरण विधि। आइए देखते हैं कि आखिर ये अवकल समीकरण होता क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई अवकल समीकरण dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q के रूप में प्राप्त हो, जिसमें कि आपका p और q जो है वो या तो अचर या फिर केवल x का फलन हो, इस प्रकार के अवकल समीकरण को हम प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू साइन x। यहाँ पर आपका जो p है वो क्या है, वो है 1 और आपका q जो है वो साइन x है, अर्थात यहाँ पर p और q जो है वो अचर अथवा x का फलन है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं, जो कि है dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू साइन x। यहाँ पर जो हमारा p है वो क्या है, वो है यहाँ पर 1 अपॉन x और जो q है वो है साइन x। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं, dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x log x इज इक्वल टू 1 अपॉन x। दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो p है वो क्या होगा, यहाँ पर हमारा p होगा 1 अपॉन x log x और जो हमारा q होगा वो होगा 1 अपॉन x। तो दोस्तों, ये एक प्रकार का रैखिक अवकल समीकरण है, जो कि हमारा dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q के रूप में है। हमारे पास रैखिक अवकल समीकरण का एक और प्रकार है, आइए उसके बारे में जानते हैं अब हम। अगर आपको कुछ इस प्रकार का अवकल समीकरण प्राप्त हो, जो कि इस रूप में हो dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, जहाँ पर p और q अचर अथवा y का फलन हो, इस प्रकार के समीकरण को आप रैखिक अवकल समीकरण का दूसरा रूप से जानेंगे। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जिससे कि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। dx अपॉन dy प्लस x इज इक्वल टू cos x। दोस्तों, यहाँ पर ये जो समीकरण है, इसमें आपका p क्या है, इसमें आपका p है 1 और q है cos x और यहाँ पर ये जो p और q है वो या तो अचर या y का फलन है। तो इस प्रकार के अवकल समीकरण को भी हम रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं और ये हमारा दूसरा रूप है उसका। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं, जो कि है dx अपॉन dy प्लस माइनस 2x अपॉन y इज इक्वल टू y स्क्वायर e टू द पावर माइनस y। दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो p है वो क्या होगा, वो होगा माइनस 2 अपॉन y और जो q होगा वो होगा y स्क्वायर e टू द पावर माइनस y। और जाहिर सी बात है कि ये जो रैखिक अवकल समीकरण है ये हमारे दूसरे रूप में है, जो कि है dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। अब इसके बाद आशा करती हूँ कि आपको रैखिक अवकल समीकरण अर्थात उनके दोनों रूप के बारे में पता लग गया होगा कि आप उसे किस प्रकार से पहचानेंगे तथा किस प्रकार से आप उनके p और q को दर्शाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कैसे हम इस प्रकार के समीकरण द्वारा हल ज्ञात करते हैं। दोस्तों, उससे पहले हमें एक और बात की जानकारी प्राप्त करनी है, आइए जानते हैं अब उसे। दोस्तों, इस प्रकार की विधि द्वारा हल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमें gx का मान भी प्राप्त करना होता है और वो gx आइए जानते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपका समीकरण dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q के रूप में है, तो यहाँ पर आपका जो gx होगा वो होगा
e to the power इंटीग्रेशन ऑफ p dx, जिससे कि जब आप उस समीकरण के बाएं पक्ष को गुणा करेंगे तब वो x या y के किसी फलन का अवकलज बन जाएगा। और यही जो हमारा फलन gx बराबर e to the power इंटीग्रेशन ऑफ p dx हमारे दिए गए अवकल समीकरण का समाकलन गुणक कहलाएगा। और इस समाकलन गुणक का हम बहुत ही ज्यादा प्रयोग करते हैं रैखिक अवकल समीकरण के द्वारा हल ज्ञात करने में। आइए पहले हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस तरह के प्रश्न को हल करेंगे जिसमें कि हम समाकलन गुणक का भी प्रयोग करते हैं, और फिर हम आखिर में एक प्रश्न द्वारा इन सभी चरणों को अच्छी तरह से प्रयोग करके हल ज्ञात करेंगे हमारे अवकल समीकरण का। तो दोस्तों, प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण को हल करने के लिए जो चरण है वो कुछ इस प्रकार के हैं। सबसे पहले दिए हुए अवकल समीकरण को dy अपॉन dx प्लस px इज इक्वल्स टू q के रूप में लिखिए, जिसमें p और q अचर अथवा केवल x के फलन हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें हमारे दिए गए अवकल समीकरण को कुछ इस प्रकार के रूप में लिखना होगा ताकि हम p और q इससे आसानी से ज्ञात कर पाएं। इसके बाद हमारा अगला चरण जो होगा वो होगा समाकलन गुणक ज्ञात करने का, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि हम ज्ञात करते हैं e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx के द्वारा। इसके बाद हमारा अगला चरण है कि जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात कर लेते हैं तो आप हमारे प्राप्त किए गए फलन को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर अर्थात समाकलन गुणक बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, अर्थात जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा वो कुछ इस प्रकार में आएगा। आइए अब हम दूसरे केस का भी देख लेते हैं, जो कि हमारा रैखिक अवकल समीकरण का दूसरा रूप है। उसका भी समाकलन गुणक हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये अब उसके चरण देखते हैं। तो उसके चरण के लिए भी हमारे जो चरण हैं वो लगभग इसी प्रकार के हैं। सबसे पहले हम अवकल समीकरण को dx अपॉन dy प्लस p1x इज इक्वल्स टू q1 के रूप में लिखेंगे, जिसमें कि हमारा जो p1 और q1 होगा वो अचर अथवा केवल y का फलन होगा। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे समाकलन गुणक अर्थात इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि हम ज्ञात करेंगे e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 dy से। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि आप कौन से रूप वाला अवकल समीकरण ज्ञात कर रहे हैं और फिर किस प्रकार से उनका समाकलन गुणक ज्ञात कर रहे हैं। जब आप समाकलन गुणक ज्ञात कर लेंगे तो फिर आप उसे कुछ इस प्रकार के रूप में उसका हल लिखेंगे, जो कि है x गुने समाकलन गुणक बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q1 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dy प्लस c। तो दोस्तों, यहाँ से आपको जो ये दो सूत्र मिल रहा है जिससे कि आप अपने अवकल समीकरण का हल कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, इसे आप जरूर ध्यान में रखें ताकि जब आप इनके प्रश्नों को हल करेंगे तो आप इसे फिर आसानी से लिख पाएंगे। इन सभी का प्रूफ भी है जो कि आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएगा, जिसके द्वारा ये हल हमें प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, ये थी कुछ थोड़ी बहुत जानकारी कि किस प्रकार से हम रैखिक अवकल समीकरण का हल ज्ञात करते हैं। आइए अब एक प्रश्न देखते हैं इस पर आधारित, जिससे कि आपको इस विधि द्वारा किस प्रकार से हल ज्ञात करना है अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने जो उदाहरण लिया है वो है अवकल समीकरण dy अपॉन dx माइनस y इज इक्वल्स टू cos x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। आइए देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आप बड़े ही आसानी से पहचान गए होंगे कि ये किस प्रकार का रैखिक अवकल समीकरण है तथा इसका p और q क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो रैखिक अवकल समीकरण है, यहाँ पर हमारा p और q जो है वो है y का कोफिशिएंट और q जो है वो है cos x। तो p हमें प्राप्त हो रहा है -1 और q हमें प्राप्त हो रहा है cos x। दोस्तों, जब हमारे पास p और q आ जाता है तो उसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम ज्ञात करेंगे समाकलन गुणक अर्थात इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस प्रकार के रैखिक अवकल समीकरण का। इस प्रकार के रैखिक अवकल समीकरण का हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर अर्थात समाकलन गुणक ज्ञात करेंगे e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx के द्वारा।
जब हम यहाँ पर इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx, जो कि हमें प्राप्त होगा e टू द पावर -x। इसके बाद हम इसे, जो हमारे पास इसका हल लिखने का रूप आया था, उसमें हम इसे प्रतिस्थापित करेंगे, जो कि होता है y गुणे इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। जब हम यहाँ पर इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास ये आ जाएगा y मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर -x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर -x पूरे का dx प्लस c। इसके बाद अब हम प्राय यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों ये जो है ये बाय पार्ट्स वाला इंटीग्रेशन है, जिसके लिए आपको बाय पार्ट्स का इंटीग्रेशन करना आना चाहिए होगा, जिसमें कि आप कुछ fx और gx मानते थे और फिर उसे इंटीग्रेट करते थे। तो यहाँ पर जब आप इसे फिर से हल करेंगे तो आपको यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर e टू द पावर -x को gx लेते हैं और cos x को fx लेते हैं, तो fx गुने इंटीग्रेशन ऑफ gx dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ gx dx पूरे का dx। जब आप यहाँ पर इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करके इनका इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे तो आपको यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा cos x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर -x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx cos x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx पूरे का dx। इसके बाद जब आप इसे प्राय इन सब का इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा -e टू द पावर -x cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर -x sin x dx। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा इंटीग्रेशन आया है, अब हम इसे बाय पार्ट्स के द्वारा इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये -e टू द पावर -x cos x माइनस sin x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर -x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx sin x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर -x dx पूरे का dx, जिसे जब आप पुनः हल करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा -e टू द पावर -x cos x माइनस sin x मल्टीप्लाइड बाय -e टू द पावर -x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x मल्टीप्लाइड बाय -e टू द पावर -x dx, जिसे आप और हल करते हैं तो आपको प्राप्त हो जाता है -e टू द पावर -x cos x प्लस sin x मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर -x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर -x cos x पूरे का dx। इसके बाद यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि आपको जो समाकलन यहाँ पर प्राप्त हुआ है उसमें एक भाग आपको बिल्कुल आपके प्रश्न वाला ही प्राप्त हो गया है, जिसे कि आपने i से डिनोट किया था। तो यहाँ पर भी अब आप उसे i ले लेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा i बराबर -e टू द पावर -x cos x प्लस sin x मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर -x माइनस i, जिसे जब आप हल करके लिखेंगे तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा 2i बराबर sin x माइनस cos x मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर -x। यहाँ से आपके पास i का मान आ जाएगा sin x माइनस cos x मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर -x अपॉन 2, और यही मान जब आप y मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर -x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर -x cos x dx प्लस c में प्रतिस्थापित करेंगे तो आपको यहाँ से आपका हल प्राप्त होगा y मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर -x इज इक्वल्स टू sin x माइनस cos x मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर -x अपॉन 2 प्लस c, जिसे आप और सॉल्व करके लिखेंगे तो आपको यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा y इज इक्वल्स टू sin x माइनस cos x अपॉन 2 प्लस c मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर x, और यही हो जाएगा आपके दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल। तो दोस्तों देखा आपने कि किस प्रकार से आप रैखिक अवकल समीकरण का हल ज्ञात करते हैं, समाकलन गुणक का इसमें कितना ज्यादा उपयोग है, तथा आपको यह किस प्रकार का अवकल समीकरण है उससे भी आपको बहुत ही ज्यादा सहायता मिलती है। तो दोस्तों ये सभी चीजों का आपको इस एक्सरसाइज में ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि आप इस प्रकार के प्रश्नों को अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। इस प्रकार के और भी प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल कीजिएगा। और इसी के साथ हमारे आज की वीडियो समाप्त होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा रैखिक अवकल समीकरण के बारे में। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद।